हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि भारत आने वाले दो विदेशी यात्रियों एवं उनके यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखे। कहते हैं कि भारत आने वाले दो विदेशी यात्रा यानी कि दूसरे देश से जितने भी विदेशी यात्री आए थे उनके यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखे। तो इसका आंसर लिखेंगे भारत आने वाले दो विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत निम्न है, फिर डैश दे करके लिखेंगे। नंबर 1 अलबरूनी किताब उल हिंद। इन्होंने क्या, अलबरूनी ने क्या लिखा, किताब उल हिंद लिखे हैं। दूसरा है इब्न बतूता जिन्होंने रेहला लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे। कॉलिन मैकेंजी कौन थे, इसका आंसर लिखेंगे कि 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। विजयनगर के कानूनों और रीति रिवाजों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आपके हिस्ट्री में 15 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसी वजह से अगर आप लोग इसको देखे रहिएगा, अगर सुने रहिएगा ना, तो फिर जितने भी क्वेश्चन है ना एक भी छूटने वाले नहीं है। वैसे भी इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी वजह से आप लोग ध्यान से देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेहला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। रेहला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इसका आंसर लिखेंगे मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत के बाद स्वदेश लौटने पर यात्रा वृत्तांत लिखा। इब्न बतूता ने रेहला में तुगलक को कठोर एवं निर्दयी शासक बनाया। उसने छोटे छोटे अपराधों के लिए अपराधियों का अंग काट लेने की बात कही है। किसी गलतफहमी का शिकार होकर इब्न बतूता को भी कारागार में डाल दिया गया था। बाद में गलतफहमी दूर होने पर उसे राजकीय सेवा में लेकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दूसरी तरफ उनकी धार्मिकता की प्रशंसा करते हुए सच्चा मुसलमान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन कैसे किया। इसका आंसर लिखेंगे बर्नियर सहित प्रायः सभी यात्रियों ने या भारत में महिलाओं की स्थिति का विशेष ध्यान दिया है। वस्तुतः पश्चिम की महिलाओं की स्थिति एवं पूर्व की महिलाओं की स्थिति में अभिन्नता दर्शाने का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। सती प्रथा भारतीय समाज की एक ऐसी बुराई थी जो अन्य देशों में प्रचलित नहीं थी। बर्नियर बताता है कि भारत में कुछ महिलाएं प्रसन्नता से सती होती थी एवं कुछ महिलाओं को सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। बर्नियर अपने यात्रा वर्णन के द्वारा एक बार फिर यूरोपीय श्रेष्ठता एवं भारत में बुराई को प्रमाणित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे अरबी में अलबरूनी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक कुल 80 अध्यायों में विभक्त है। इस पुस्तक में अनेक महान व्यक्तियों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों के विषय में लिखा है। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विद्या, रीति रिवाज, परंपराओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, माप तौल की विधियां, मूर्तिकला, कानून, प्रांतों की सीमाओं, नदियों आदि की जानकारी मिलती है। इसके 80 अध्यायों में से अधिकांश नक्षत्र विद्या विषय वस्तु पर आधारित है। इसके 9वें अध्याय में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। 64वें अध्याय में जातियों के अनुष्ठानों एवं रीति रिवाजों का वर्णन है। 69वें अध्याय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास प्रथा के संबंध में इब्न बतूता का विवरण दे।
इसका आंसर लिखेंगे, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत में दास प्रथा का जिक्र किया है। उसने लिखा कि बाजार में जानवरों की तरह दासों की खरीद बिक्री होती थी। कहते हैं कि उसने लिखा है कि बाजार में जानवरों की तरह, इब्न बतूता बताते हैं कि उस समय के जो बाजार थे ना, उसमें जानवरों की तरह दासों की खरीद बिक्री की जाती थी, यानी कि आदमी को खरीदा जाता था, बिका जाता था। दास उपहार स्वरूप भी दिए जाते थे। स्वयं इब्न बतूता ने मुल्तान के गवर्नर को दास और घोड़ा भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। दासों की अलग अलग श्रेणियां थी। कुछ दास मुल्तान की खास सेवा के लिए रखे जाते थे, कुछ गायन और संगीत में निपुण होते थे, तो कुछ गुप्तचरी के कार्य में दक्ष होते थे। यह अमानवीय प्रथा विश्व के कई देशों में प्रचलित थी। कहते यह अमानवीय प्रथा जो है ना, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के कई देशों में भी प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे? इसका आंसर लिखेंगे, फ्रांसिस बुकानन वेलेजली का शल्य चिकित्सक बनकर भारत आया था। उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर स्थापित किया जो बाद में आलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वह न तो इतिहासकार था और न ही सर्वे अधिकारी, फिर भी उसने बंगाल सरकार के निवेदन पर कंपनी के क्षेत्राधिकार वाली भूमि का सर्वे किया था। उसके सर्वे तत्युगीन इतिहास का अच्छा स्रोत है। बुकानन इतिहासकार न होते हुए भी उनकी दृष्टि ऐतिहासिक थी। उनके विवरणों को यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए तो उससे अनेकानेक ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त किए जा सकते थे। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों की तरह उसने प्रत्येक घटना का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप इसको ध्यान से देखेंगे अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेजी सरकार द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली थी। इसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया था। इसमें कर वसूली का अधिकार स्थानीय जमींदार को दिया जाता था। इसमें सरकार और किसानों के बीच जमींदार वर्ग लाया गया। यह व्यवस्था किसानों के शोषण का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, झूम खेती कृषि का एक आदिम तरीका है। इसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को लकड़ी से जुताई कर बीज बो दिए जाते थे। फलतः अपूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर होती है। इसमें उत्पादन काफ़ी कम होता है। इस प्रकार की खेती की परंपरा आदिवासियों में अधिक प्रचलित थी। अंग्रेजी सरकार ने वन कानून पास कर इसे समाप्त किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? इसका आंसर लिखेंगे, संथाल विद्रोह अंग्रेज अधिकारियों, जमींदारों, व्यापारियों तथा महाजनों के शोषण और अत्याचार का परिणाम था। व्यापारियों, महाजनों और साहूकारों, जिन्हें संथाल आदिवासी दी कहकर संबोधित करते थे, ये लोग संथालों के जंगलों पर परंपरागत अधिकार से वंचित कर दिए और उनके जमीन जायदाद छीन लिए। इस कार्य में महाजनों और साहूकारों को अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस प्रकार शोषण अत्याचार से पीड़ित संथालों ने सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 1856 में विद्रोह कर दिया। आपसे क्वेश्चन करेगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामिन इको पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे कि कंपनी सरकार ने संथालों को जंगल मुहालों में बसने के लिए राजमहल की तलहट्टी में काफ़ी बड़े इलाके को सीमांकित किया तथा इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया। इन्हें इसी इलाके के भीतर रहना था तथा
हल चलाकर खेती करनी थी। इस सीमांकित स्थान को ही दामिन एको कहा जाता था। यह मैदानी और पहाड़ियों के मध्य की जगह थी जिसे संथालों को कृषि योग्य बनाना था। दक्कन दंगा आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, दक्कन विद्रोह के कारणों की जांच के लिए कंपनी के अधिकारियों की मांग पर 1875 में दक्का दंगा आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा दक्कन विद्रोह के कारणों की जांच के बाद तैयार रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में भेजी गई। इस रिपोर्ट में रैयतों पर अत्याचार तथा उनमें असंतोष, रैयत वर्ग तथा ऋणदाताओं के बयानों, भू राजस्व की दरें तथा अकाल और मंदी की स्थिति तथा जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, दक्कन 1875 में पूना तथा अहमदाबाद के कुछ जिलों में किसानों ने साहूकारों के अत्याचारों से तंग आकर साहूकारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे इतिहास में दक्कन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। एक अनुमान के अनुसार 33 गांव के लोगों ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह में विद्रोहियों के निशाने पर थे मारवाड़ी तथा ब्राह्मण साहूकार। इस विद्रोह की विशेषता यह थी कि इसमें किसी की हत्या नहीं हुई। विद्रोहियों का उद्देश्य केवल दस्तावेज को नष्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति पर टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, पहाड़िया जनजाति राजमहल के इर्द गिर्द रहते थे और वहीं जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे। ये झूम खेती करते थे, अर्थात जंगल के किसी छोटे से हिस्से की झाड़ियाँ को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर खाने के लिए दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वर्षों तक उस जमीन पर खेती करते, फिर उसे परती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे। उनका संपूर्ण जीवन यहाँ की पहाड़ियों में ही सिमटा हुआ था। वे बाहरी लोगों का विरोध करते और उस रास्ते से जाने वाले से पत्थर वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोतदार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, जोतदार 18वीं सदी के अंत में उभरा हुआ वर्ग था। वस्तुतः धनी कृषकों को जोतदार कहा जाता था, जिसका विवरण फ्रांसिस बुकानन के सर्वे में हम पाते हैं। जोतदार के पास जमीनों के बड़े बड़े रकबे होते थे जो कई हजार एकड़ में फैले हुए थे और उनकी जमीनों पर उप बटाईदार के माध्यम से की जाती थी। ये बटाईदार खेती करके उपज का आधा भाग जोतदार को दे देते थे। जोतदार गांव में ही निवास करते थे तथा जमींदार से अधिक प्रभावशाली होते थे, क्योंकि गांवों के व्यक्तियों पर इनका सीधा नियंत्रण स्थापित था। जोतदार जमींदारों के नीलाम की गई जमीन को खरीद लेते थे। इस प्रकार इनके पास जमीन की बड़ी बड़ी रकबे थी और ये गांव के स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। कभी तो ये सरकार की जमींदारों के आदेश और निर्देश को नज़रअंदाज कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमींदार वर्ग के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर लिखेंगे, आधुनिक समय में ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई गई। 1857 में तो कैनिंग द्वारा राजाओं और जमींदारों को आधे में तरंगरोधक की संज्ञा दी गई थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा जमींदारों को बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि जमींदार वर्ग अंग्रेज और रैयतों के बीच मध्यस्थ के रूप में थे। जमींदारों के बल पर ही सुदूर भारत में शोषण परक शिकंजा कंस दिया था। जमींदारों के शोषण एवं ब्रिटिश सरकार की धन लोलुप नीतियों के चलते कृषकों को अपनी खेती से बेदखल होना पड़ता था। इसकी आंदोलन हुई सिंधु एवं कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ, जिसका
क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। 1860 ईस्वी में पबना एवं नदिया जिले के कृषकों द्वारा भारतीय इतिहास की सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण कृषक हड़ताल हुए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से नोट करके उसको आप याद करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।